नमस्कार साथियों, आप लोगों को इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम हिंदी मॉडल पेपर के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। कह रहा है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। कह रहा है भाषा, लिपि, वर्ण, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा भाषा। अगर यही प्रश्न पूछता लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, उच्चारित की जगह लिखित कर देता तो हमारा क्या हो जाता? लिपि हो जाता। अगर कहता कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्ति कहलाती है तो हमारा लिप होता। लेकिन उच्चारित ध्वनि की बात कर रहा है, अर्थात बोलने की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। फिर कह रहा है भाषा और लिपि, क्या कह रहा है? भाषा और लिपि है एक दूसरे की विरोधी है, एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा और लिपि जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? पूरक होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी हिंदी। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? जो पश्चिमी हिंदी है उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी, क्या है? सौर सैनी से हुई है। सौर सैनी के अंतर्गत अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली बोली जाती है, कौरवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू और कनौजी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सौर सैनी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा हिंदी गद्य के विकास के लिए प्रारंभिक प्रयास करने वाला संस्था का नाम है। कह रहा है कि हिंदी गद्य के विकास के लिए सर्वप्रथम कौन सी संस्था थी जो सबसे पहले हिंदी के विकास में आगे बढ़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में है। यही क्या हुई थी? हिंदी विकास करने के लिए सर्वप्रथम क्या थी? संस्था थी। अब प्रश्न है भारत संघ की राजभाषा है। भारत संघ की राजभाषा है तो हिंदी है, अंग्रेजी है, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। फिर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? तो भारत की संविधान में क्या है? जो पंचम अनुसूची कर रहा है, पंचम नहीं, जो अष्टम अनुसूची है उसमें क्या है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 भाषा थी, बाद में 4 भाषा और बढ़ा। कौन? सिंधी बढ़ा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और फिर 18 के बाद 4 और भाषा बढ़ी, तो उसको कहते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसका एक ट्रिक है, बोडो मास, अर्थात बो से बोडो, डो से डोंगरी, माँ से मैथिली और स से संथाली। ठीक, अब फिर देखते हैं। कह रहा है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। कह रहा दिल्ली, लंदन, मॉरिशस, फिर दिया होगा न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। अब कह रहा है व्याकरण क्या है? कह रहा है कि व्याकरण क्या है? तो भाषा का नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण क्या है? भाषा के क्या होता है? व्याकरण में क्या सिखाया जाता है? भाषा के नियम सिखाया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। फिर देखते हैं 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो इसमें कह रहा है 30 वर्णों हैं के आसपास, 40 वर्णों के आसपास, 50 वर्णों के आसपास, 60 के आसपास। तो हमारा क्या होगा, 50 वर्णों के आसपास। अर्थात हिंदी वर्णमाला की बात किया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, 52 वर्ण हैं। फिर प्रश्न दिया है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि होती है। अर्थात वर्ण की बात किया जाए तो ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। फिर प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध है। कह रहा है कि अनुनासिक किससे बोला जाता है, ठीक। तो कह रहा है मुख नाक से, केवल मुंह से। फिर कह रहा है नाक और मुंह दोनों से। तो हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुनासिक शब्द, अनुनासिक नाक और मुंह से बोला जाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग के जो पंचमाक्षर होता है, हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब देखिए कह रहा जो ये अनुनासिक होते हैं मुख और नाक से बोले जाते हैं। फिर यही प्रश्न कर रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग में हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। और जो हर वर्ग का जो 5वां अक्षर, जैसे क ख ग घ अंग, अंग क्या है, 5वां है। च छ ज झ इय में क्या है, 5वां है। ट ठ ड ढ अड़ में अड़ क्या है, 5वां। अर्थात हर वर्ग का, जैसे वर्ग 5 है, क च ट त प, अर्थात हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब देखिए कह रहा है, अब दिया शुद्ध वर्तनी। कर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन हर वर्ग का पंचम अक्षर होते हैं। फिर प्रश्न दिया है, शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। किसका करना है, शुद्ध वर्तनी। कर परीक्षा, इसमें प सही है, र पर छोटी मात्रा गलत है। तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा प, र पर बड़ी मात्रा री, इच्छा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, शुद्ध है। फिर कर रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये प्रश्न कम से कम 100 बार पूछो, चाहे टेट, सीटेट, चाहे यारो, चाहे पीसीएस, चाहे किसी भी एग्जाम हो। अगर वो हिंदी पूछा जा रहा है तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किसका करना है, शुद्ध वर्तनी का। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है। अर्थात श्रृंगार को लिखना होता है तो ऐसे श्रृंगार, यहाँ पर हम नहीं लगाते हैं। जो यहाँ पे र जो बनाया है यहाँ वाला, इसको नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैं टाइपिंग कर रहा था तो ये र नहीं आ रहा था, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। तो मैं सोचा कि चलो लिख कर दिखा देंगे। तो ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है, ऐसे श्रृंग गोपराग मतलब गा र, यही शुद्ध वर्तनी है। क्या, यही शुद्ध वर्तनी। फिर देखते हैं, कह रहा है संधि किसे कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। हम लोग जब आरओ का पेपर देने गए थे और वीडियो का पेपर देने गए थे तो उसमें ये प्रश्न पूछा था कि संधि किसे कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कह रहा है संधि किसे कहा जाता है, तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें कह रहा है 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, 2 वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जब भी संधि की बात किया जाएगा तो संधि में क्या होते हैं, संधि में 2 वर्णों के मेल होते हैं। क्या होते हैं, संधि में 2 वर्णों के मेल होते हैं। अर्थात 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसका भी ये एक और परिभाषा बन सकता है, 2 वर्णों के सार्थक मेल को भी क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक परिभाषा और बन सकता है कि प्रत्येक संधि में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर और पर पद का अर्थात बाद वाले पद का प्रारंभ अक्षर, दोनों को मिलाने से क्या बनता है, संधि बनता है। एक विकार होता है, बदलाव होता है। दोनों वर्ग को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, हमारा संधि होता है। फिर देखते हैं,
फिर दिया है अ धन ई बराबर ए स्वर संधि किस भेद को बताता है। कह रहा है कि अ धन ई बराबर ए स्वर संधि किस भेद को बताते हैं। तो अ धन अ और आ के बाद छोटी ई बड़ी आए या अ धन आ के बाद छोटा ऊ बड़ा हुआ है, तो क्रमशः अ धन ई का ए हो जाता है और अ धन ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये होगा, अर्थात ये क्या होगा, गुण संधि। क्या होगा, गुण संधि। गुण संधि का पहचान है जिसमें एक की मात्रा दिखाई दे, जैसे रमेश, महेश, दिनेश, उमेश, ये सब का एक की मात्रा दिखाई दे रहा। जिस संधि में ओ की मात्रा दिखाई दे वो भी हमारा क्या होगा, गुण संधि। से परोपकार क्या होगा, पर धन उपकार। तो पर में अ है, उपकार में उ है, तो अ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। फिर प्रश्न दिया है सतधन चरित्र। कह रहा है सतधन चरित्र, तो सत में तो में क्या हलंत है, सतधन चरित्र बराबर क्या होगा, सच चरित्र। सच चरित्र किस संधि का उदाहरण है। तो हम अब इसमें देखिए, एक होता है स्वर संधि, किसे कहते हैं, स्वर संधि में कहता है स्वर धन स्वर, अर्थात स्वरों के मिलने से दो स्वर जब मिलते हैं तो स्वर संधि। और व्यंजन संधि कहते हैं या तो व्यंजन के बाद स्वर या तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो हमारा क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। और देखिए सत्य में तो व्यंजन है और च भी क्या है, व्यंजन है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, व्यंजन संधि। इस प्रश्न का उत्तर होगा व्यंजन संधि। फिर देखते हैं, कह रहा है अधोगति, अधोधन गति बराबर अधोगति किस संधि का है। अर्थात इसमें ऐसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या लगा है, विसर्ग लगा है। क्या लगा है, विसर्ग लगा है। अर्थात ये कौन संधि होगा, देखिए ए दिया विसर्ग और सी दिया विसर्ग, अर्थात विसर्ग में क्या होता है, हमारा विसर्ग होता है। तो अधोधन गति क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। फिर देखते हैं, कह रहा है प्रत्युत्पन्न मति, मति में छोटी की मात्रा, मति में तो पर क्या होगा, छोटी की मात्रा होगा। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो शब्द के क्या लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। कहीं कहीं प्रारंभ न लिखकर कहीं कहीं दे देता आदि। वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को, अर्थात वे शब्दांश जो आदि में क्या है, आदि में लगकर उसके अर्थ को क्या कर दें, बदल दें, उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग। आदि मीन्स होता है प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ, आदा म भ, क्या होता है, प्रारंभ। तो उपसर्ग की बात किया जाए तो कहीं कहीं देता है आदि में लगे शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, देशज विदेशज, तो हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्युत्पन्न मत में हमारा कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति। क्या होगा, अधिकांश लोग प्र लगाएंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रति। अब देखिए, फिर कह रहा है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है। कह रहा है जो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृत प्रत्यय होता है वह किसके साथ जुड़ता है, कह रहा है संज्ञा के अंत में, फिर सर्वनाम के अंत में और किसके अंत में, क्रिया के अंत में। तो जो कृत प्रत्यय होता है वह किसके अंत में होता है, क्रिया के अंत में। क्या होगा, क्रिया के अंत में होगा। क्या होगा, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में होता है। अब देखिए, कह रहा है पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। और पढ़ने वाला अर्थात क्रिया के अंत में जो लगता है वही क्या होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। क्या होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। कह रहा है पढ़ने वाला किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कह रहा कृदंत हुआ है, उसके बाद तद्धित हुआ है और देशज हुआ है। तो कह रहा है पढ़ने वाला, क्या, पढ़ने वाला तो क्या हो जाएगा, कृदंत। क्रिया के अंत में बने लगा शब्द क्या होता है, कृदंत होता है। अब देखिए, फिर कह रहा है
ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ? ईया। कह रहा भोजपुरिया, अर्थ फिर कह रहा भारतीय, ईय है, ईया नहीं है। आतिथ्य, ये भी नहीं है। गया, गया है। अब कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर होगा, कह रहा है ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो भोजपुरिया में ईया प्रत्यय हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? कह रहा समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह या विच्छेद। फिर से देखिएगा, कह रहा संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह और विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या होता है? संक्षिप्त। अब देखिए संधि और समास में अंतर है। संधि में दो वर्णों के सार्थक समूह होता है, दो वर्ण मिलते हैं, लेकिन समास में शब्द मिलते हैं। संधि और समास में यही अंतर है, समास में शब्द मिलते हैं और संधि में क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। अतः समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? संक्षिप्त। फिर प्रश्न देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास है? कह रहा है देवासुर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। कह रहा तत्पुरुष। अब देखिए देवासुर अर्थात देव और असुर की बात करा। देखिए कहीं कहीं हम लोग कहते हैं जहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है, हमने देखा कहीं कहीं किताब में लिखा है योजक चिन्ह लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन अगर कहीं दे दे पल पल, क्षण क्षण, तो इसका मतलब पल पल पर भी क्या योजक चिन्ह है। लेकिन अगर योजक चिन्ह है और साथ में वह क्या हो? विलोम भी हो। क्या हो? विलोम हो या दोनों प्रधान हो। जैसे माता पिता क्या है? दोनों प्रधान है। क्या होता है द्वंद्व समास में? क्या होता है? दोनों प्रधान होते हैं और साथ में क्या होता है? साथ में यह होता है कि विलोम भी मिलता है। जैसे सुख और दुख, माता और पिता प्रधान है, दुख, लाभ और हानि ये क्या है? हमारा विलोम है। तो देवासुर, देव और असुर, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व आएगा। और जो द्वंद्व समास में होता है इसमें और छिपा होता है, अर्थात और कहिए या संस्कृत में च कहते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है पाठशाला में कौन समास है? मतलब पढ़ने के लिए, अर्थात ये समास कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, पाठशाला पाठ के लिए शाला, अर्थात पढ़ने के लिए जो विद्यालय होता है वो क्या होता है? पाठशाला होता है। ये हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। फिर देखते हैं तत्सम शब्दों का स्रोत है। कह रहा है तत्सम शब्द किससे मिलकर बनता होता है? तो तत्सम किससे मिलकर बनता है? तत्सम बनता है संस्कृत से। तत्सम को अगर तोड़ा जाएगा होगा तत्धन सम। क्या होगा? तत्धन सम, अर्थात तत् माने उसी के समान, तत् मीन्स उसी, असम मीन्स समान, उसी के समान, अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात वे शब्द जो क्या हो? संस्कृत के ही हो, अर्थात संस्कृत के ही प्रयोग किए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तत्सम। क्या होता है? तत्सम। तो तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत का है। फिर प्रश्न देखते हैं, संधि शब्द है तो संधि हमारा क्या होगा? संधि भी हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। अगर संधि में पूछता कौन सा लिंग है तो संधि हमारा होता पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि संधि शब्द है, तो कह रहा है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो संधि हमारा क्या है? तत्सम है। और संधि में पूछे कौन सा लिंग है तो संधि हमारा क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए कह रहा है मगही शब्द है। क्या कह रहा है? मगही शब्द है। तो मगही शब्द भी क्या है हमारा? मगही शब्द भी हमारा क्या है? तत्सम है। मैं जितना आप लोग को बता रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम है, अर्थात तत्सम की बात कर रहा है। तो कह रहा है उद्गम, खेत, कोर्ट और एक क्या दिया? अजीब। कह रहा है कि निम्न में से कौन तत्सम है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा उद्गम। उद्गम क्या है हमारा? संस्कृत है। उद्गम हमारा क्या है? संस्कृत में, अर्थात वो तत्सम है। अब देखिए कुछ तत्सम पहचान करने के वो भी हैं। क्या तत्सम? अगर किसी शब्द को बोलने में अधिक कठिनाई महसूस होती है तो समझ जाएंगे वो क्या है? तत्सम अर्थात संस्कृत है। अर्थात जिसमें अड़ होता है, जिस शब्द में अड़ होता है वो भी क्या होता है हमारा? तत्सम। अड़ बन जाता है न में, जैसे कौड़। कौड़ हमारा क्या है? संस्कृत। लेकिन कौड़ अड़ है तो संस्कृत वाला तत्सम है, और कौड़ का कहा था कान, तो देखिए अड़ किस में बदल गया? न में। फिर होता है चूड़। चूड़ हमारा क्या है? तत्सम है, क्योंकि इसमें अड़ युक्त है, तो चूड़ र बदल जाएगा न में, मतलब अड़ बन जाएगा किस में बदल जाएगा? न में, तो चूरन हो जाएगा। ऐसे ही जिस शब्द में छ त्र ज्ञ हो तो वो भी शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा। जैसे होता है क्षेत्र, तो छ आया तो संस्कृत है। अगर आ जाता अक्षत, ये भी क्या है? संस्कृत है। और अक्षर, ये भी क्या है? क्या है? तत्सम है, अतः संस्कृत शब्द है। छ जहाँ रहता है वह ख और छ में, जैसे क्षेत्र है तो खेत बदल जाएगा, त्र है तो तुम बदल जाएगा, जैसे क्या है? त्र है तो किस में बदल जाएगा? तो में। अब देखिए फिर प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? कह रहा है कि जो खिचड़ी शब्द है वह किसका उदाहरण है? तो कह रहा है तत्सम का, तद्भव का। अब देखिए खिचड़ी शब्द क्या है हमारा? तद्भव है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।